बराह रास्त बरतानिया से ज्वाइन किया है। वैसे तो पीटीआई वाले बरतानिया जाते हैं तो वापस नहीं आते हैं। अहमद अवैस साहब, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर योर टाइम। आप वापस तो आएंगे ना सर? जी बिल्कुल, हम तो वापस आने के लिए गए हैं ना। ओके, चले, अल्लाह आपका सफर ये खैर आफियत के साथ गुजारे, बरकत के साथ गुजारे। सर अब पहला तो मैं यही कहूंगा कि आपको मुबारक हो सर, क्योंकि आपके लीडर के खत की तस्दीक तो सिक्योरिटी जराए ने नहीं की थी। वो कहते थे हमें तो नहीं मिला, लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि चीफ जस्टिस ने तस्दीक कर दिया कि उनको इमरान खान का खत मिल गया है। उसके अंदर संजीदा नौयत के इल्जामात हैं, और यह भी कहा गया है कि आर्टिकल 184(3) का मामला है जो कमेटी को भेजने का उन्होंने फैसला किया है। ये क्या है 184(3) अहमद अवैस साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये सारी सिचुएशन जो है, आप जरा सा इसको खुले दिल से और खुली आंख से जिस वक्त इसका मुआवजा करेंगे और देखेंगे, तो आप देखेंगे कि क्राइसिस जो है वो डे बाय डे एंड मोमेंट टू मोमेंट जो है वो एस्केलेट हो रही है, बढ़ती चली जा रही है। करेक्ट। और ये एक सिर्फ अब ये सिर्फ एक पॉलिटिकल फील्ड की क्राइसिस नहीं रह गई, ये इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं रहेगी। अब ये जो है, अब जुडिशरी के अंदर भी आपने देखा कि क्या हाल इन्होंने कर दिया, और ये दीदा दानिस्ता है। तो आपकी जुडिशल क्राइसिस है आपकी नजर में? ये जुडिशियल क्राइसिस जो है बहुत बड़ी, और ये दीदा दानिस्ता है। इसलिए मैं दीदा दानिस्ता कहता हूं कि 26वीं तरमीम जो की है आइन के अंदर, वो तो इस चीज को ही मद्देनजर रख के की गई है कि जुडिशरी को कमजोर कर दो, इसको एग्जेक्टिव के अंगूठे के नीचे दबा के रखो। और लेकिन कमजोर आपकी नजर में जो कमजोर जुडिशरी है सर, उसके चीफ जस्टिस ने आज एतराफ कर लिया कि हमें खत मिल गया है। सिक्योरिटी जराए को तो खत मिला ही नहीं सर। अब सवाल यह है कि अब उसके अंदर भी मामला खराब हो रहे हैं, जुडिशरी के अंदर भी जो है वो मामला जो है वो अच्छे नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने, जस्टिस मुनीब ने कल वहां से कमीशन के जो इजलास था उसमें से उनका बाइकआउट होना या उनका चले जाना या उनको इनकार करना, और उसके बाद ये जो अपॉइंटमेंट्स जो जिस तरीके से आ रही हैं, आप देखिए ना कि आप काउंट करें जिस वक्त, तो हुकूमत के जो वहां पे अरकान बैठे हैं वो मेजोरिटी में आ जाते हैं। अब जो भी जिस जज के मुतालिक भी उन्होंने रखना है या नहीं रखना है, वो मेजोरिटी उनकी है। जो वोट है वो 184(3) क्या है अहमद साहब, मुझे बताइए ना प्लीज। 184(3) है कि सू मोटो एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी जो है वो पहले आइन के अंदर आर्टिकल 184(3) है कि जहां पे एक कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट में डायरेक्ट दायर की जा सकती है किसी भी गवर्नमेंट के इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट के खिलाफ। इसी तरह से डायरेक्ट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन आर्टिकल 184(3) के अंडर दायर की जा सकती है, और उसके अंदर ये हाई कोर्ट को सो मोटो इख्तियारात नहीं है आर्टिकल 199 में। लेकिन पहले इस अमेंडमेंट से पहले आर्टिकल 184(3) में सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी का भी इख्तियार था कि वो जब देखे कोई मामला ऐसा हो रहा है तो वो बगैर इसके कि कोई पिटीशन आई है या नहीं आई है, सुप्रीम कोर्ट कैन टेक नोटिस, और फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है या कोई अब ऐसा नहीं हो सकता, 26वीं आईनी तरमीम आ गई है हो रहा है तो वो उसमें एक्ट कर सकते हैं। वैसे आज सर मोहसिन कियानी साहब के रिमार्क्स के रियासत के 2 सितून तबाह हैं, और फिर स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक का उनको जवाब, मजम्मत की उनके बयान की, इसको आप कैसे देखते हैं अहमद साहब? देखिए, मोहसिन कियानी साहब ने जो बात की है बिल्कुल दुरुस्त की है, और वो एक बड़ी तकलीफ दे सूरत हाल को उन्होंने अल्फाज में बयान करने की कोशिश की है कोर्ट की प्रोसीडिंग में, और ये एक हकीकत है जो हमारे सामने है। और अयाज सादिक साहब ने जो बात की है वो इंतहाई गैर जिम्मेदाराना, पार्लियामेंट किस पार्लियामेंट की बात करते हैं वो? पार्लियामेंट में वो क्या करते रहे खुद बैठकर? आपको अभी पीछे रिसेंट पास का जमाना आपके सामने मैं आपको याद दिलाता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया, और उस फैसले के ऊपर अमल दरामद होना था कि उससे पहले उन्होंने पार्लियामेंट में एक कानून साजी की, और कानून साजी में सुप्रीम कोर्ट को उस फैसले को काला दम करार दिया गया, और ये अयाज सादिक साहब ने उस नए इनेक्टमेंट के ऊपर बुनियाद बनाकर
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लिखो कि तुम इसके मुताबिक फैसला करो, जो हम लिख के दे रहे हैं ये लेटर तुम्हें। बिल्कुल ठीक है। महसूस नशिस्तों का मामला तो अभी तक लटका ही हुआ है सर, पता नहीं वो कब कब पूरा होगा। लेकिन मैं आपसे आगे चल के एक और मेडिकल स्टूडेंट्स के हवाले से कुछ डिस्कस करना चाहता हूं अहमद साहब। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि मेडिकल के प्राइवेट कॉलेजेस हैं ये 9 लाख रुपए पर सेमेस्टर फीस ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। वो भी सर 2 लाख रुपए महीने से ऊपर बनती है, 4 महीनों का सेमेस्टर होता है। सैडली आज 30 लाख रुपए लिए जा रहे हैं। ये मैं अगला सवाल करूंगा थोड़ा आगे चल के। अगला मेरा जो आपसे सवाल है सर, जो आज मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब की IMF के 6 रुकनी वफ्द से, गुज़िश्ता रोज अहमद साहब में प्रोग्राम करते हुए इस बात पे तशवीश का इजहार कर रहा था कि खुदा न खास्ता कोई ऐसा दिन ना आ जाए कि IMF जो हमें मुआशी पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी पे डिक्टेशन देता था और बताता था कि आपको क्या करना है, कहीं वो हमें हमारी जुडिशियल पॉलिसी पे डिक्टेशन ना देना शुरू कर दे। वही हुआ। और हम जानते हैं कि जो कमेटी थी ये गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट की कमेटी थी, और इन्होंने चीफ जस्टिस से सवाल उठाया कि जजेस कैसे तकर्रुर होते हैं, ये जो एग्रीमेंट्स हो रहे हैं इन्वेस्टर्स के, इनको किस तरह सेफ गार्ड किया जा सकता है, कौन से कानून है। तो चीफ जस्टिस ने भी उनसे कहा कि आप तो बड़े अच्छे वक्त पे आए हैं, हम तो इस वक्त नेशनल जुडिशियल पॉलिसी तख्लीक देने जा रहे हैं, तो यकीनन आपका इनपुट बहुत जरूरी होगा एंड मेक श्योर कि आप हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी देकर जाएं। इस मुलाकात के ऊपर आपकी क्या राय है अहमद साहब? देखिए, ये सवाल ये है कि ये मुलाकात जो है ये निशानदही करती है कि बैरून मुल्क और IMF जो जिनसे हमने कर्जे लेने हैं उनकी तशवीश, उनका एंजाइटी उनकी कि पाकिस्तान में जुडिशल सिस्टम इतना खराब हो गया है, इतना कमजोर हो चुका है और इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं करता, तो ऐसी जगह के ऊपर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जब वो कोई आदमी आपको कर्जा देगा तो वो ये तो इंश्योर करेगा कि आपकी ये जो इन्वेस्टमेंट वहां पे हो रही है या वो उधार आपसे ले रहे हैं ये वापस करने का भी कोई तरीकेकार है कि नहीं है। और अगर वो कोई एग्जेक्टिव जो है इन्वेस्टमेंट सिक्योर है कि नहीं है, ऑफ कोर्स वो सिक्योरिटी तो उनको चाहिए नहीं, और उस सिक्योरिटी के पेश नजर वो तमाम सवालात जो उन्होंने वहां उठाए हैं और उनका कोई खातिर खा जवाब वहां पे नहीं है, इसलिए कि इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की आला अदलिया जो है वो तो हुकूमत के अंगूठे के नीचे है, जैसे चाहे वो करें, ये बोल नहीं सकते। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिमांड है, मुझे लग रहा है सर जजेस की जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जजेस होंगे हमारे पास सर। हाँ जी, और अभी बहुत कुछ होगा, अभी आप देखिए तो सही आगे आगे क्या क्या होने वाला है और क्या होगा अभी हमारे सामने है। ये तो सूरत हाल इतनी खतरनाक इमर्ज हो रही है कि सिस्टम इस हालत में चल नहीं सकता। हर सूरत ये सिस्टम जो है ये डिमोलिश होगा, और ये डिमोलिश होगा तो किस तरह इसको सब्स्टिट्यूट कैसे किया जाएगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 जिसके मुताबिक पाकिस्तान में करप्शन 2 दर्जे बढ़ गई है और हम दुनिया में 46th कंट्री है मोस्ट करप्ट। हमसे ज्यादा करप्ट ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि अफगानिस्तान और अफ्रीकी ममालिक हैं, लेकिन आज ही के दिन अहमद साहब हमारे चेयरमैन नैब साहब का बयान भी न्यूज में चल रहा था कि हमारी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है, अगर आपके पास करप्शन के सिस्टम के कोई शवाहिद हैं तो हमारे पास लेकर आए। मैं हैरान हुआ, वो चेयरमैन, वो इदारा नैब सर जिसके नून लीग के सेनेटर्स उनको गाली देते हैं नैब को फ्लोर ऑफ द हाउस पे, मैं नहीं रिपीट करना चाहता वो गाली, लेकिन ये जो करप्शन बढ़ी है पाकिस्तान में, आप इसको कैसे देखते हैं और क्या आप समझते हैं कि कोई ऐसा दिन आएगा जब करप्शन से हमारी जान छूटेगी? अहमद साहब देखिए, मैं आपको मुन्नू भाई एक बड़े अच्छे पंजाबी के शायर भी थे, ड्रामा नवीस भी थे और वो शॉर्ट स्टोरी राइटर अफसाना नवीस भी थे, डेथ हो गई उनकी। उन्होंने एक पंजाबी की नज़म लिखी थी और जिसमें उन्होंने एक वो, मैं इसके जवाब में आपके जो आप पूछना चाह रहे हैं, उस नज़म का आगाज ही ये था कि कमिश्नर साहब बहादुर चोरा कातला डाकुआ कोलों चोरा कातला डाकुआ बारे की पूछ लियो की दसनगे क्यों दसनगे। हमारी ये कैफियत है कि हम जो हमारे सामने आए हैं लोग, आप अंदाजा लगाइए, मैं आपको बताऊं कि ये नवाज शहबाज फैमिली, मैं एक बहुत मोटी मिसाल देने लगा हूं जी। 1980 में पहली दफा नवाज शरीफ जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर बना पंजाब हुकूमत में और 10 साल के बाद वो प्राइम मिनिस्टर बन गया।
10 साल की उसकी टैक्स रिटर्न जो है वो बाकायदा महफूज है आज भी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर, जो वहां पे हर साल जाती हैं। वो सालाना रिपोर्ट क्या थी, टैक्स रिटर्न इनकी क्या थी, 8,000, 5,000, 7,000, 10,000, 4,000, ये सालाना रिपोर्ट जा रही है इनकी, दोनों भाइयों की इसी तरह है। और मुझे ये बताइए जी कि इतनी टैक्स रिटर्न के ऊपर ये एवरफील्ड की और अजीजिया की अरबों रुपए की जायदाद कैसे बन गई? ये इसका जवाब निकाल लीजिए। दोनों बिल्कुल भाई ठीक। अमीर हो गए और ये